हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 11 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में समझेंगे और उसी के आधार पर उदाहरण 6.11 को भी हल करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर भी कहते हैं, ये अभी तक हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के बारे में। तो उसी घटना पर आधारित है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिससे हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पादन करने के लिए ही हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है, हमारे घरों में भी यही यूज़ की जाती है, जो हमारे तारों में आती है। तो यही उपयोग में लाई जाती है। आगे अगले अध्याय में इसके बारे में आप इसकी उपयोगिता के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक छोटे से सिद्धांत पे काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को हम एक और चीज से भी पुकारते हैं, डायनमो से। तो ये वो युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े फंक्शंस में जब लाइट चली जाती है एकदम से, तो आप जनरेटर ऑन करते हैं। तो जनरेटर आप ऑन क्यों करते हैं? ताकि आपको जो लाइट है यानी विद्युत ऊर्जा है वो एकदम से मिल जाए। तो विद्युत ऊर्जा आप लेकर आना चाहते हैं तो आप किससे उत्पन्न करेंगे? कुछ और ऊर्जा देके। तो और ऊर्जा आप देके यानी यांत्रिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। एकदम से फिर लाइट आ जाती है। तो यानी यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा को, आप विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आप पढ़ रहे हैं, इसकी खोज की थी युगोस्लाविया के एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था निकोला टेस्ला। तो आप ये याद याद रखेंगे, थोड़ा फैक्ट है बस। अब इसके बाद सबसे पहले समझते हैं, ये यहाँ पे आपके पास जो ये डायग्राम है, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का है। तो ये इसकी रचना के बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का उपयोग इसमें करना है, तो हमें क्या चाहिए होंगे? चुंबक चाहिए होंगे, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने दो क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र चुंबक के उत्तरी ध्रुव को यहाँ रख दिया, दक्षिणी ध्रुव को यहाँ पे रख दिया। अब दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो चुंबक रखा है, इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कुंडली, जिसे हम आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं, क्योंकि होता ये है कि जो हमारी नर्म लोहे की क्रोड है, उसमें तांबे के तार के फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो हम उस पूरे को कहते हैं आर्मेचर कुंडली, और उसमें अन्य तत्व भी रहते हैं उसी आर्मेचर कुंडली में। तो उस कुंडली को और फिर जो उसके तत्व हैं, उनको आर्मेचर कुंडली आप कह रहे हैं। इस कुंडली का यहाँ पे क्या काम है कि इसको आप इस क्षेत्र में जब घुमाते हैं, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, घटता है। तो इससे मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपके पास है स्लिप रिंग्स, जिसे आप सर्पी वलय कहते हैं। आपके पास ये जो आपको वलय दिख रहे होंगे, ये जो वलय हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये वलय कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से। आपको ये दिख रहा होगा अगर इस तरीके से, तो ये चीज़ ऐसे है। तो ये वलय का काम क्या होता है? इन वलयों का काम क्या होता है? जैसे अगर मान लिया यहाँ पे ये जो तार है, ये तार इन वलयों से, देखिए ये वाली तार इस नीचे वाले वलय से, और ये जो ऊपर वाला सर्पी वलय है, इससे ऊपर वाली तार अटैच्ड है। तो इन वलयों का काम क्या है? इन सर्पी वलयों का काम ये है कि अगर आप यहाँ पे ये नहीं लगाते वलय, और ये तार फिर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कुंडली तो घूमेगी, तो जब ये कुंडली घूमती, तो इसके जो तार के फेरे होते हैं वो एक से एकदम से उलझ जाते हैं। तो वो उलझे नहीं, और इसके अंदर ही वो इस तरीके से घूमते रहें। इस वजह से हम सर्पी वाले स्लिप रिंग्स का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे अब स्लिप रिंग्स के साथ ब्रशेज़ होते हैं, ब्रुश लगे हुए होते हैं। यहाँ पे ये जो आपके पास ये दिख रहे हैं, ये ब्रशेज़ या ब्रुश क्या होते हैं? यहाँ पे स्प्रिंग की सहायता से इन ब्रुशों के माध्यम से इस सर्पी वाले पर दबाव डाला जाता है कि ये अच्छे से व्यवस्थित रहे। तो जैसे अगर हम यहाँ से दबाव डाल रहे हैं, ये जो है यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की वजह से जनरली ये जो ब्रशेज़ होते हैं, ये कार्बन के बनाए जाते हैं, और धातुओं के भी बनाए जा सकते हैं, पर जनरली कार्बन ब्रशेज़ होते हैं। तो ये बनाए जाते हैं, और फिर इसका बाह्य परिपथ से हम यहाँ से संपर्क कर देते हैं, ताकि जहाँ पे यहाँ पे हमें एक प्रत्यावर्ती धारा ईएमएफ मिलेगा, जब वो यहाँ से उत्पादित होगा पूरा, और आपके पास एक प्रत्यावर्ती धारा आपको इस एंड में मिल जाएगी। ये बाह्य परिपथ से हम जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बल्ब भी लगाते, तो जब हमारा यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती, तो बल्ब भी जल जाता। तो ये इसकी पूरी रचना है। उसके बाद समझते हैं ये कार्य किस सिद्धांत पे करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है कि जब कोई कुंडली घूमती है, तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, और फिर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये कुंडली है, जब ये घूमती है, तो इसके प्रभावी क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होना चाहिए? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होता है, तो हमारे पास अगर कुंडली बंद परिपथ में है, तो एक प्रेरित धारा भी मिलेगी। तो हम सबसे पहले अब उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को देखते हैं कि वो कितना उत्पन्न होता है, उसके परिमाण के मतलब उसके एक्सप्रेशन, फॉर्मूला के एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कुंडली जैसे इस अवस्था में है, जैसे यहाँ पे ये कुंडली इस तरीके से रखी है, तो ये मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक स्थिति है। जनरली आप ये समझिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है और कुंडली इस दिशा में है। तो यहाँ से कुंडली का एक कुंडली के पास एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, उसके तल से तल उसका ये है, इस तरीके से, तो तल के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इस तरफ है, तो उन दोनों के बीच में एक 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए आप थीटा 0 डिग्री, यानी प्रारंभिक स्थिति टी 0 है और थीटा भी 0 है, समय भी 0 और थीटा भी 0। अब मान लिया जाए अगर आप इसे किसी कोणीय चाल से घुमा रहे हैं, और घुमा देखिए, घुमाने की दिशा इस तरफ है, यानी कि आप घड़ी के जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है वैसे ही आप इसे इस तरफ घुमा रहे हैं। तो मान लिया अगर आपने इसे ओमेगा कोणीय चाल से घुमाया, तो किसी समय टी पर इसमें फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई अब जब फ्लक्स बदल जाएगा तो फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। अब क्योंकि हम ओमेगा चाल से घुमा रहे हैं तो हम एक और चीज़ हमें पता है कि थीटा बराबर तो ओमेगा टी होता है। ये आपने कक्षा 11 में भी समझा होगा, इस पूरे अध्यायों में भी हमने काफ़ी बार इसका यूज़ किया है। तो थीटा बराबर ओमेगा टी इसका मान है, तो आप यही चीज़ इस फॉर्मूले में अब रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम इसका यूज़ करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने के लिए। तो एन फेरो वाली अगर कुंडली है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई बी बटे डी टी। अब फाई बी की जो वैल्यू आपने ये निकाली है उसको आप यहाँ पर रख देंगे। तो जब आप उसको यहाँ पे रखेंगे, इसका अवकलज करेंगे, तो अवकलज करके कितना आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आपने ओमेगा यहाँ रख दिया, जो इससे डी बाई डी टी का माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये वाला माइनस इसके साथ माइनस होके प्लस आ गया यहाँ पे। और साइन ओमेगा टी ये रहा और ओमेगा ये रहा। अवकलज करना तो हमने मैथ्स में बहुत अच्छे से सीखा है। तो इस तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ये जो पूरा है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब एक बात आप ये सोचिए कि जो साइन ओमेगा टी है वो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का अधिकतम मान कब होता है, +1, जब वो 90 डिग्री पे होता है, यानी कि जो एक कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बने। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और बार वन आता है साइन का, साइन की किसी वैल्यू के लिए मान, साइन के किसी कोण के लिए मान, तो वो होता है 270, साइन 270 का मान भी 1 होता है, लेकिन -1 होता है। तो अगर मैं माइनस ना कंसिडर करूँ, केवल 1 को कंसिडर करूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एनबीए ओमेगा है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को छोड़ दें तब, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगी, तो आपके पास जो ये एनबीए ओमेगा है ये आपके पास विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हो जाएगा, और इस मान को आप लिखते हैं E0। और तब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये मॉडिफाई होके आ जाता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये आपके पास टोटल प्रेरित विद्युत वाहक बल आपके पास आ जाता है। अब हम इसे ग्राफ में समझते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये जो अधिकतम मान होता है किस तरीके से आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कुंडली है, चरण 1 से समझते हैं कि आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबित है। तो ये यहाँ पर जो ये कुंडली है पी क्यू आर एस, इसके आधार पे मैं इस चीज़ को कंसिडर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पी क्यू आर एस है ये है कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और जो चौथी भुजा है वो मतलब चौथा जो बिंदु है वो एस है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है। अब यहाँ पे t बराबर 0 है, देखिए यहाँ पे t बराबर 0 है, 0 ईएमएफ मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे अब घुमाते हैं तो घुमाते हैं इस दिशा में, तो जब आप इसे 90 डिग्री घुमा रहे हैं, चरण 2 में क्या है, 90 डिग्री पर घूम जाने के बाद आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही, आर्मेचर का तल भी इस तरीके से है, तो ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन साइन 90, क्योंकि यहाँ पे अब जो हमारे पास जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री होने पर यहाँ पे साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो इसलिए हमारे पास जो साइन 90 है वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो 0 था, फिर यहाँ पे वो 1 पे आ जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ से इस स्थिति से फिर इसे 90 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि 90 से आप 180 पे जाएंगे, तो आपने 90 और घुमाया होगा, तो 90 डिग्री घुमाने का मतलब है आप इसे इस तरीके से घुमाएंगे। तो यानी कि सबसे पहली स्थिति थी ये, यानी यहाँ पे कहाँ पे था, पी क्यू नीचे, अब आप इसे ऐसे किया था तो पी क्यू इधर आ गया। अब एक और बार 90 किया था तो पी क्यू आपके पास इधर आ गया, ये 180 डिग्री वाला है, तो पी क्यू हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आप 180 डिग्री, आपको साइन 90 का मान पता है कि 180 डिग्री होता है, तो कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री 0 हो जाएगा। तो अब आप उसे पी क्यू को जब आपने चरण 4 में गए एक और बार, क्योंकि 270 घुमाने के लिए
270 कहाँ से घुमाना है, देखिए 0 से 270, तो 180 से जब आप 270 घुमाएंगे आप 90 और घुमाएंगे, तो ये जो पी क्यू होगा, यानी पी क्यू अभी ऊपर था तो ये पी क्यू अब इधर आ जाएगा, यानी पी क्यू यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपके पास ये पी क्यू आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए कि साइन 270 का मान तो -1 होता है, इसलिए जो आपका ये ग्राफ है वो यहाँ से सीधे नीचे चला गया। अब उसके बाद साइन 360 पे जो साइन 360 का मान होता है, क्योंकि तब आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो जो आपका पी क्यू है वो इधर आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि पी क्यू अब पूरे एक चक्र में यहाँ से यहाँ तक के लिए जो पी क्यू है वो देखिए अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एक पूरा चक्र कंप्लीट हो गया, और इसमें यहाँ पर 2 बार, मतलब एक पूरे चक्र में 2 बार, जैसे यहाँ पे एक बार दिशा बदली और फिर यहाँ पे, तो एक बार दिशा ज़रूर बदली, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, तो 2 बार यहाँ पे जो दिशा बदलती है, इसी वजह से हम इस धारा को, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल से हमें जो मिलेगी धारा, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ आई कि जो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है वो अपनी मतलब दिशा है वो आवर्ती रूप से बदलती है, और इसका जो अधिकतम मान है वो 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज़ है कि जब आप उस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो किस तरीके से उसमें से जब फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि हर एक स्थिति में जब आप ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और फिर आपके पास एक प्रेरित धारा आपको मिल रही है। प्रेरित धारा की दिशा भी ठीक इसी तरह होगी। अब आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि यहाँ पे टी को इस तरीके से क्यों लिखा है। देखिए यहाँ पे 360 था, फिर यहाँ पे 270 था, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 360 का कितना होता है, 1/4, यानी 1/4। अगर आप 360 डिग्री को 90 डिग्री से भाग दें तो आपके पास 1/4 आता है। तो 360 डिग्री पे टाइम टी था, तो उसका 1/4 हो जाएगा 90 डिग्री वाला टाइम। ऐसे ही 180 डिग्री के लिए, ऐसे ही 270 डिग्री के लिए, तो इसलिए ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ से हमारे पास हमें कुछ चीज़ें समझ आई कि थीटा 90 डिग्री या 270 डिग्री पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है। और यहाँ से एक और चीज़ है कि धारा की दिशा आवर्ती रूप से क्योंकि बदल रही है, इसलिए उस धारा को आप प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। तो E बराबर आपके पास E0 साइन ओमेगा टी आ जाता है। अब देखिए ओमेगा को आप लिख सकते हैं आवृत्ति के टर्म्स में, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू, क्योंकि ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, तो आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू। तो आप यहाँ पे इसको जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो E बराबर E0 साइन 2π न्यू टी आपके पास मान आ जाता है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ हमने समझ ली, लेकिन एक चीज़ ये फैक्ट है कि जब व्यावसायिक जनरेटरों में, क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी कुंडली लगानी पड़ती है, आर्मेचर को घुमाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसी ऊर्जा के आधार पर कि आपको यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, जनरेटर को आप, बहुत सारे तरीके के जनरेटर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जनरेटर हमारे पास है जल विद्युत जनरेटर, जिसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। अगर हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, जैसे बांध में होता है, तो उसके पास बहुत सारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वहां से आप उस स्थितिज ऊर्जा को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को, आप आर्मेचर को घुमाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस जनरेटर को कहते हैं जल विद्युत जनरेटर। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक और तरीके का जनरेटर होता है तापीय जनरेटर, जिसे थर्मल जनरेटर भी कहते हैं, यानी जैसे कोयला या फिर अन्य स्रोत होते हैं, उनसे अगर आप पानी, उनको जलाएं और उनसे पानी को गर्म करें और उतनी भाप उत्पन्न हो जाए पानी की, और उस भाप को अगर आप उच्च दाब पर उस भाप से अगर आर्मेचर को घुमाएं, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, तो तब आप उस जो जनरेटर होता है, उस जनरेटर को कहते हैं तापीय जनरेटर या थर्मल जनरेटर। ठीक, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के जनरेटर होते हैं जो हम इस हिसाब से वर्गीकृत कर रहे हैं कि आपको यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। ठीक है, अब आपके पास एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आधुनिक जनरेटर होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके के जनरेटर होते हैं, तो लगभग उनके पास कितना वो पावर उत्पन्न कर सकते हैं, कितनी वो शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, 500 मेगावाट उच्च विद्युत शक्ति वो उत्पन्न करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम उस शक्ति का, 100 वाट की लगभग 50 लाख बल्ब एक साथ जला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही यूजफुल हमारे पास ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होते हैं, इसीलिए हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनके बारे में पढ़ना भी। अब उदाहरण 6.11 को करते हैं। कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल को घुमाती है। पैडल का संबंध 100 फेरों तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कुंडली से है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो-जो चीज़ें पता होती हैं वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि वो जो पैडल है जिसका संबंध एक कुंडली से है, तो वो 100 फेरों वाली यानी आपके पास कैपिटल N दिया है। उसके बाद आपको 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली है, तो आपको A भी दिया है। फिर कुंडली प्रति सेकंड आधा परिक्रमण कर पाती है, चक्कर, परिक्रमण यानी चक्कर, और चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति, यानी आपके पास न्यू आपको मिला है। तो न्यू बराबर आधा बोला तो 1/2 यानी 0.5, और हर्ट्ज में आवृत्ति होती है तो 0.5 हर्ट्ज, तथा यह एक 0.01 टेस्ला तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत है रखी है। तो आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 0.01 टेस्ला है, और आपके पास जो कुंडली का तल है वो इस तरीके से, और चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है। अब कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता क्या होगी? अधिकतम वोल्टता आपके पास E0 आपको निकालनी है। अभी अभी हमने देखा कि कुल विद्युत वाहक बल कितना था, E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ पे जो ये E0 था वो NBA ओमेगा था, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए कोणीय आवृत्ति नहीं मालूम, हमें क्या मालूम है, आवृत्ति मालूम है। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम इस न्यू को रख देंगे, तो हमारे पास 2 पाई न्यू आ जाएगा। अब हम इसी से हम अधिकतम वोल्टता को फाइंड करेंगे। तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, और इनको हल करना तो बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हल करके आपके पास आ जाएगा 0.314 वोल्ट। तो ये कुंडली में उत्पन्न अधिकतम वोल्टता है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में ये समझा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, किस तरीके से वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होती है। फिर इसके कार्य सिद्धांत को हमने समझा कि किस तरीके से जब कुंडली घूमती है, हम यांत्रिक ऊर्जा देके उसे घुमा रहे हैं, तो किस तरीके से हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल देखा कि ये कितना होता है, E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ पे विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान जब साइन ओमेगा टी +-1 हो जाता है, और वो माइनस आप याद रखेंगे वो दिशा के लिए है, बस ये याद रखेंगे आप। तो वो E बराबर ये जो NBA ओमेगा टी है, इसको आप E0 लिखते हैं, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे आपने कुंडली में इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को आपने लिखा, ओमेगा को आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यहाँ पे आप ओमेगा को 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने एक और चीज़ समझी थी कि इसका अधिकतम मान आपको 90 डिग्री पे मिलता है, 270 डिग्री पे नीचे वाली दिशा में, विपरीत दिशा में मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है, इसलिए आप धारा को क्या कह रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अगली कक्षा में हम सारांश अर्थात समरी के को समझेंगे, यानी कि जो भी हमने इस पूरे अध्याय में जितना भी कुछ कवर किया है उस सबको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।